नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में कैपिटल टीवी से आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम इस हफ्तावार लाइव ट्रांसमिशन से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम जो बीमारी का बर्डन हमारी सोसाइटी को फेस हो रहा हो उसके एक्सपर्ट बुला के उनसे आपके लिए कुछ अहम सवालात करें ताकि आप उस बीमारी से बच सकें। नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो, अगर आप इब्तिदा में ही उसका इलाज कराएंगे और तशख़ीस करवाएंगे तो उसका ख़र्चा भी कम होगा और उससे आपको मुकम्मल सेहतयाबी हासिल हो सकती है। तो आज नाज़रीन मैंने जिस चीज़ का ज़िक्र करना है उससे भी आप बआसानी बच सकते हैं। जिस तरह डॉलर जो है वो परवान चढ़ रहा है, इसी तरह बाहर का दर्जा हरारत जो है, गर्मी की शिद्दत वो भी ऊपर जा रही है। और आज अगर हम देखें तो 48 डिग्री सेल्सियस जो है वो सड़कों पे टेम्परेचर हो चुका है। इस तरह बिजली के नर्ख जो हैं वो भी बहुत ऊपर जा रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, आवाम परेशान है, बीमारियां नई से नई जन्म दे रही हैं जिसमें गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक जो कि हमारी सोसाइटी को आजकल के दिनों में फेस हो रहा है। उससे बचने के क्या तरीके हैं, किस तरह हम अपनी कौम को बचा सकते हैं। मैंने अपने स्टूडियो में बड़े ही आइकॉन हमारे प्रोफेशन के उनको दावत दी है। मेरे पहले मेहमान हैं एक साबका डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब हैं डॉक्टर जाहिद परवेज़, जो कि एक निजी अस्पताल में आजकल मेडिकल डायरेक्टर हैं और MS हैं यूनिवर्सिटी में। उनसे मैं पूछूंगा कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी हुकूमत को और हमारी आवाम को क्या अख्तियार करनी चाहिए। मेरे दूसरे मेहमान एक बड़े ही कॉम्पिटेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं जो कि पूरी फैमिली डॉक्टर है। उनके वालिद मरहूम हमारे उस्तादा में शामिल थे, वो भी डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे। उनकी वालदा, उनके भाई, उनकी बहनें और वो ख़ुद एक नामवर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की हैसियत से एक निजी अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनसे मैं पूछूंगा कि ये गैस्ट्रो की बीमारी से बचने के क्या तरीके आप कौम को बताएंगे। जाहिद साहब, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ। डॉलर भी ऊपर जा रहा है, बिजली के रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं, आवाम परेशान है और फिर साथ ये गैस्ट्रो जैसी बीमारियां और हीट स्ट्रोक या शिद्दत गर्म है वो भी बड़े बुरे तरीके से असर अंदाज हो रही है जी। आप क्या इस बारे में हमारी आवाम को बताएंगे? जी, शुक्रिया डॉक्टर सदाकत। बहुत ही अहम इशू पे आपने आज ये प्रोग्राम किया है। देखें, ये सीजनल डिजीज़ जो गैस्ट्रोएंटराइटिस, कॉलरा और डायरिया ये हर साल गर्मियों में आती हैं, मगर चूँकि इस दफ़ा गर्मी का सेशन लंबा हो गया है और ज़्यादा हो गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी पड़ रही है, तो लोगों को इसके साथ साथ हीट स्ट्रोक से भी लोग शिकार हो रहे हैं। और वो हीट स्ट्रोक इतना जानलेवा है कि वो अगर उसकी केयर ना की जाए तो वो जान भी जा सकती है, क्योंकि टेम्परेचर पिछले चंद हफ्तों से काफ़ी हाई जा रहा है और जिससे इंसानी जो जिस्म है उसका जो निज़ाम पसीने का है वो ख़त्म हो जाता है। अगर टेम्परेचर बॉडी का हाई हो तो उससे बहुत सी जो हीट स्ट्रोक की अलामात जो हैं वो आ जाती हैं और अगर उनको बर वक्त टैकल ना किया जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। इसके लिए सबसे बड़ी प्रिवेंशन तो ये है कि लोगों को अवेयरनेस दिया जाए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थ्रू डिजिटल मीडिया, और गवर्नमेंट भी अपने तौर पे इसको प्रमोट करे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि ये हीट स्ट्रोक से किस तरह बचा जा सकता है। जो आम लोग हैं उनमें जो एल्डरली पर्सनस हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, इन्फेंट्स हैं, उनको तो बिल्कुल भी बाहर का एक्सपोजर नहीं देना चाहिए और धूप में नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं और एथलीट्स हैं उनको भी चाहिए कि ये गर्मी की शिद्दत का ख्याल रखें और कम से कम अपने आप को एक्सपोज़ करें ऐसे धूप में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। शेडी एरिया में ज़्यादा जाएं, लाइट वेट कपड़े पहनें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसमें हाइड्रेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन नहीं रहती तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिससे सॉल्ट लूज़ हो जाते हैं, फिर डायरिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस और इस तरह की बीमारियां हैं वो आके तो काबू कर लेती हैं। आपने सही बताया कि जो जिस्म का सिस्टम है
हर इंसानी जिस्म एक थर्मोस्टेट भी है जो कि जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करता है। और स्वेटिंग का आपने ज़िक्र किया कि स्वेटिंग एक अच्छी अमल है जिससे कि जिस्म ठंडा होता है और बॉडी का दर्जा हरारत कम होता है। मैं मज़ीद आपसे इसकी एहतियात पूछूंगा कि किस तरह बच सकती हैं हमारी सोसाइटी। मैं प्रोफेसर राजा यासिर शहबाज आपकी तरफ आता हूँ। गैस्ट्रो की बीमारी पिछले 3 हफ्ते से चल रही है और ये भी देखा गया कि डेरा बुगटी के इलाके पीर को में तकरीबन 54 देहात जो थे उनमें गैस्ट्रो के मरीज़ पाए गए और लगभग 3-3.5 हज़ार लोग जो थे उनको रेस्क्यू करना पड़ा। और वो हमारी आर्मी के नौजवान, आर्मी मेडिकल कोर के, उन्होंने जाके उनको फ़र्स्ट एड दी और उनको रेस्क्यू किया, उनके कैंप्स लगाए, उनको अस्पतालों में ले जाके उनका डिहाइड्रेशन का अमल ख़त्म किया। तो ये आप इस सिलसिले में क्या बताएंगे, ये गैस्ट्रो किस तरह फैलती है और इसमें क्या इनिशियल साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? जी शुक्रिया प्रोफेसर। हमने ये समझना है कि जब टेम्परेचर चेंज आता है और जिस तरह आजकल एकदम टेम्परेचर बढ़ गया है तो इस दौरान कुछ वायरसेस और कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी ग्रोथ पहले से ज़्यादा हो जाती है और उनकी प्रेवलेंस यानी कि उनकी मौजूदगी खुराक में, पानी में पहले से बढ़ जाती है। और आपने ये समझना है कि एक ड्राई टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है और जब तक ड्राई टेम्परेचर चलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर चलता है तो इन जरासीम की ग्रोथ बढ़ जाती है। अब अगर आप साफ़ पानी नहीं पिएंगे, साफ़ अच्छी खुराक नहीं लेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आप ये बीमारियां एक्वायर कर लें, यानी कि बीमारियां आप पे हमला कर सकती हैं। जो हम आजकल देख रहे हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये लाजमी नहीं है कि कॉलरा हो, कॉलरा में के भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होंगे। इसके अलावा वायरसेस बहुत ज़्यादा हैं जिसको हम रोटा वायरस कहते हैं, बड़ा कॉमन है सर्दियों में भी और इस माह के अंदर भी हमने इनके केसेस देखे हैं। जब आप साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुराक अच्छी या साफ़ सुथरी नहीं होगी तो फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा, आंत की सोजिश होगी, आंत डैमेज होगी और वहाँ से पानी और ख़ुराक एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी जिसकी वजह से पेचिश या डायरिया लग जाएगा। और गैस्ट्रोएंटेराइटिस सिर्फ डायरिया नहीं है, इट्स अ कम्बिनेशन जहाँ पे लोगों को वॉमिटिंग भी होती है, उल्टी भी आती है, कै भी आती है और साथ डायरिया भी होता है। और इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग डिहाइड्रेट यानी कि उनमें पानी की शदीद किल्लत हो जाती है। और इससे जो हमने इस 3 हफ्ते में चीज़ देखी है, बहुत सारे मरीज़ ऐसे आए हैं जिनमें इतनी सवेयर डिहाइड्रेशन थी, इतनी ज़्यादा पानी की किल्लत थी कि उनके गुर्दे अफेक्ट हुए और बहुत सारे पेशेंट्स को डायलिसिस कराना पड़ा, जो कि हमने पिछले कई सालों में हमने ये चीज़ नहीं देखी। ये इस 3 हफ्ते के दौरान जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है वो डायरिया इतना सवेयर है कि जितने भी लोग हमारे पास आए हॉस्पिटल्स में वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड थे, काफ़ी पानी की कमी थी और उनके गुर्दे उससे विदिन 24 आवर्स अफेक्ट हुए और फिर उन्हें रीहाइड्रेट करना पड़ा, उन्हें उनका ड्रिप्स लगा के पानी को मेंटेन किया, उनके गुर्दों के लिए डायलिसिस किया और फिर बेहतर हुआ। लेकिन राजा साहब, आप ये बता रहे हैं कि इसमें बेसिक डिफेक्ट तो जिस्म में होता है वो पानी की कमी होती है। जी बिल्कुल। और जब गुर्दों की तरफ खून का दौरानिया कम हो जाए तो गुर्दे फेल हो जाएंगे। तो क्या हर शख्स जो है उसे अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो शुरू में ही कोई इस किस्म की प्रिकॉशन कर ले? हाँ, कि उसके गुर्दे फेल ना हो, उसमें कि जिसमें पानी की कमी ना हो? जी, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो ही डायरिया स्टार्ट होता है हम ORS आम हर स्टोर के ऊपर मिल जाता है, या पानी को एज़ मच एज़ पॉसिबल लें, जितना पानी पी सकते हैं पिएं। अगर कोई शख्स टॉलरेट नहीं कर पा रहा और उसको साथ में कै भी हो रही है और उल्टी की अलामात हैं और वो पानी नहीं टॉलरेट कर पा रहा तो फिर आप इमीडिएटली हॉस्पिटल को रिजू करें। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि घर पे उन्होंने टाइमली ORS स्टार्ट किया, पानी लेना शुरू किया और वो इन कॉम्प्लिकेशन से बच गए। वो हॉस्पिटल थोड़ा स्टे के लिए 2-4 घंटे के लिए आए, उन्होंने दवाइयाँ ली और वो वापस। लेकिन मैं पानी का भी आपको बताऊंगा राजा साहब कि ये आलमी अदारे सेहत की फिगर है कि पूरी दुनिया में लगभग 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको साफ़ पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं है। तो साफ़ पानी वो किस तरीके से हासिल करें जो हमारे ऐसे हजरात जहाँ जो कि रूरल एरियाज़ में बैठे हैं और जिनके की एक्सेस नहीं है या पॉवर्टी है, नहीं ख़रीद सकते साफ़ पानी जो कि आफ्टर ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन हासिल किया होता है, तो वो क्या करें?
इसमें पानी को जी साफ़ करने का सबसे अच्छा और आसान और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप पानी को बॉईल करें। ठीक है। पानी को बॉईल करके आप साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो किताबों में पढ़े हैं और कहीं जगहों पे इसको फॉलो भी किया जाता है कि आप पानी को, अगर जिस तरह ये धूप जो है इसका फ़ायदा भी लिया जा सकता है। आप इस पानी को कंटेनर में रख के धूप के अंदर 4 से 6 घंटे रखें और उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करें। वो उतना ही इफ़ेक्टिवली जर्म्स को ख़त्म करता है जितना कि आप बॉयल करके कर सकते हैं। बॉयलिंग सबसे अच्छा है, उसको 2 दफ़ा कम से कम पानी को बॉयल करें और उसको आप इस्तेमाल करें तो मेरे ख़्याल से इससे बचत हो सकती है। और वही पानी फिर आप कुकिंग के लिए यानी कि खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करें और बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि 90% मेरे ख़्याल से जो विलेजेस हैं उनके अंदर साफ़ पानी, इवन अगर वो कमेटी के नलकों से भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो उसके अंदर मिक्सिंग मौजूद है और वो पानी साफ़ नहीं है। तो हमें रूटीन में पानी बॉयल करना चाहिए। और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आई थिंक जो एक हमें समझनी है कि हम हैं तो मुसलमान लेकिन बड़े कैजुअल हैं। हम अपने हाथों की सफाई नहीं रखते, हम कुछ खाने से पहले हाथ नहीं धोते, हम साफ़ सुथरी जगह से खाना पसंद नहीं करते। और ये हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। मेरे ख्याल से जितना इंपॉर्टेंट पानी साफ़ होना है उससे ज़्यादा ज़रूरी हाथ साफ़ होने हैं, जो कि हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है, ये आपने सही फरमाया। और ख़ुराक भी जो है, कौन से ऐसे ख़ुराक है जिससे कि हमारी आने वाली नस्लें बचें, हमारे बच्चे बचें, हमारे बुज़ुर्ग हजरात बचें और उनको गैस्ट्रो की बीमारी या पेट के अमराज जो हैं वो लाहक ना हो। जी, इसमें आपने ये समझना है कि जो खुले कटे हुए फल बाज़ारों में मिलते हैं इनका इस्तेमाल कम से कम ना करें। अगर आपको शक है कि ये फल गला सड़ा है, आपने वो भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा इस मौसम में जो बाहर के खाने हैं उनके अंदर भी, क्योंकि वो एक टाइम पे पका लिए जाते हैं और फिर उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाता, तो हमेशा फ्रेश खाना पकाएं और उसको फ्रेश खाएं। उसको ज़्यादा देर के लिए बाहर ना रखें क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया की और वायरसेस की ग्रोथ बढ़ जाती है। उसको प्रॉपरली आप कहीं पे स्टोर करें। खाना अगर पका है और आपने नेक्स्ट टाइम भी उसको यूज़ करना है तो उसको प्रॉपरली स्टोर करें। बहुत सारे हमारे जो हजरात काम करते हैं घर के बाहर, वहाँ पे आपने देखा होगा अमूमन ये शरबत, फालसे के शरबत और ये शरबत, उसमें अमूमन हम जो बर्फ़ होती है वो साफ़ नहीं होती, जो पानी होता है वो यूजली साफ़ नहीं होता, तो उसको अवॉइड करें क्योंकि इन शरबत के इस्तेमाल से और उनकी या तो बहुत अच्छी तरह हाइजेनिकली यूज़ हों, लेकिन ग्लासों को सफाई करना, उनको मेंटेन करना वो एक बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए अवॉइड करें और सादा पानी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और सड़कों के किनारे जो हॉकर्स और वेंडर्स बैठ के जो ईडेबल चीज़ें सेल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी आवाम को उनसे बचना चाहिए। अगर करीब से कोई गाड़ी भी गुजरती है तो वो सड़क की सारी डस्ट और मिट्टी और गंदी पॉल्यूटेड हवा को लेके उस खाने के ऊपर जमा देती है और फिर वो खाना जब पेट में जाता है तो उससे बीमारियां पैदा होती हैं। जाहिर साहब, आपने बताया कि जो हीट स्ट्रोक है इससे बआसानी बचा जा सकता है और कुछ आपने अवामिल बताए कि ये करें, ढीले ढाले कपड़े पहनें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर किसी को गर्मी की शिद्दत का हमला हो चुका है और वो इस तरीके से नींद बेहोशी की हालत में, वो क्या करें? जी, ये बहुत ही अहम साइन है, क्योंकि अगर इसको फौरी तौर पर डील नहीं किया जाता तो इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। फौरी तौर पे जिसको ये अटैक हुआ है हीट स्ट्रोक का, उसको शेडी प्लेस पे लेके जाया जाए और उसके जो अगर ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़े उसके कम किए जाएं और उसको वाटर से स्पंजिंग की जाए और उसके कपड़े जो कपड़े पहने हुए हैं उनको गीला कर दिया जाए ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लोअर हो जाए और उसके बाद उसको पानी दिया जाए और पानी देने के बाद अगर वो टॉलरेट नहीं कर रहा तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। और वहाँ पे ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल्स में मैसिव लेवल पे ये इंतज़ाम किए हैं, ड्रिप्स होती हैं वहाँ पे और आईवी लाइन मेंटेन कर दी जाती है। और इसी तरह दूसरे अगर बुखार ज़्यादा हो तो फिर उसको कम करके कोल्ड स्पंजिंग करके उसके बाद एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटीमेटिक्स जो भी ज़रूरत हो उसको वो दी जाती है और जब उसको हाइड्रेट कर दिया जाता है तो मरीज़ अपनी हालत में वापस आ जाता है। दूसरा ये है कि
लोगों को चाहिए कि वो इज्तनाब करें कि वो सख्त गर्मी में ज़्यादा देर एक्सपोयर में ना रहें और शेडी प्लेस पे आ जाएं, या गर्मी की इतनी शिद्दत को वो अवॉइड करें और जब शिद्दत कम होती है तो फिर बाहर जाएं। इसमें वो लोग जो ज़्यादातर मज़दूरी करते हैं या एथलीट्स हैं, उनको भी चाहिए कि इस गर्मी का मौसम का ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और हीट स्ट्रोक से बचें। इस तरह आम लोगों के लिए यह है कि बैलेंस डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें नमकियात का इस्तेमाल हो, पानी का इस्तेमाल हो। जिस तरह देहातों में ज़्यादा लोग लस्सी पीते हैं नमक डाल के, वो भी इसमें काफ़ी अच्छा होता है। मगर इसके साथ जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या और कोई शुगर के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ या अपनी चीज़ें कंट्रोल करते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल आपने सही बताया कि पानी का बकसरत इस्तेमाल जो है वो गर्मी की शिद्दत से बचा सकता है। हर शहरी को अपने साथ जो है घर में, जिस तरह प्रोफेसर राजा बता रहे थे, कि पानी को उबाल के ठंडा करें और साफ़ बोतल में भर लें और उसको अपने साथ रखें, ताकि जैसे ही उनको पसीना आए या सख्त गर्मी में वो सफ़र कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वो पानी बकसरत से इस्तेमाल करें, तो गर्मी की शिद्दत से बचा जा सकता है। मैं राजा साहब आपसे दोबारा पूछूंगा कि ये जो गैस्ट्रो की वबा फैली, जो 3-4 हफ्ते पहले डेरा बुगटी में भी और अभी भी आपने मीडिया में देखा होगा कि एक जगह है कोलू जहाँ पे एक ही फैमिली में कोलैप्स कर गए और बड़ी शिद्दत से उनको डायरिया हो गया। क्या ये इसकी वजह वायरस थी? और वायरस एक ऐसा जरासीम जो हवा में घूमता रहता है और नज़र नहीं आता, जिसका कोविड-19 का वायरस था। जी, इसमें हमने जब यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में या जहाँ भी हम काम करें, वहाँ पे जब हमने यूजली कॉलरा जो होता है वो स्टूल कल्चर पे आइडेंटिफाई हो जाता है। जो हमने कल्चर्स किए उसमें हमें कॉलरा नहीं मिला। तकरीबन जो 50 कल्चर्स हमने किए उनके पखाने के, उसके अंदर हमें कॉलरा नहीं मिला और कोई और जरासीम भी आइसोलेट नहीं हुआ। तो इस बेसिस पे हमने यही हमारा एक तशख़ीस है कि ये मोस्टली वायरल केसेस हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस के, जो कि इस सीज़न में बढ़ जाते हैं। और वायरसेस की आपने एक चीज़ समझनी है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है या बारिशें होती हैं, फिर गर्मी आती है, तो फिर उनकी ग्रोथ एकदम स्लो डाउन हो जाती है। तो हमें कॉलरा की एविडेंस एज सच इन मरीज़ों के अंदर नहीं मिली। अलबत्ता हमने ये ज़रूर देखा कि इस डायरिया की शिद्दत पिछले कई सालों में जो मरीज़ हमारे पास आते रहे उससे बहुत ज़्यादा थी। और ये यूं ही समझना चाहिए कि जैसे अब वायरस का जो स्ट्रेन था वो थोड़ा डिफरेंट था, शायद ज़्यादा ताकतवर वायरस था पिछली दफ़ा की निस्बत। और यही वजह है कि हमने, जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया, कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास वो आए जिनके गुर्दे अफेक्ट हुए इस डायरिया के साथ, यानी कि इतना सवेयर पानी का लॉस था। ये हमारा प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक जो है वो फैमिली प्रैक्टिशनर भी देखते हैं और फैमिली फिजिशियन भी देख रहे हैं। तो अब मैं आपसे बहैसियत एक प्रोफेशनल ये ज़रूर पूछूंगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन का जो सिस्टम है ना हमारे मुल्क में, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ओवर द काउंटर जाके कोई भी शख्स जो है वो बआसानी बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ख़रीद लेता है, और थोड़ा सा डायरिया हुआ और वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये वायरल डायरिया है, तो उसने एंटीबायोटिक्स ख़रीद के खानी शुरू कर देते हैं। और वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है उनमें कि जी हमने अब एंटीबायोटिक्स ले ली, हमें कोई ज़रूरत नहीं है पानी पीने की या नमकियात के इस्तेमाल की, हम ठीक हो जाएंगे। और फिर इवेंचुअली वो अस्पतालों में आके जो शोबे हादसात है उसमें फिर आके दाखिल होना पड़ता है उनको। तो क्या कोई एंटीबायोटिक्स का रोल है? जी, एंटीबायोटिक्स हमने सिर्फ उन मरीज़ों को देनी है जिसमें कोई इंडिकेशन है, और वो ऑब्वियसली जब तक एक डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर उनको असेस नहीं कर लेता, उनकी क्लिनिकल कंडीशन नहीं देख लेता, उनके टेस्ट नहीं करा लेता, उससे पहले मेरे ख़्याल से कोई भी एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल सा एक सवाल है। ये ओवर द काउंटर जो आपने कहा, ये बड़ा कॉमन सा एक, और उससे वो जो एक प्रोफेसर आपने बात की कि एक फॉल्स सेंस ऑफ
सिक्योरिटी आ जाती है कि अब हमने दवाई खा ली तो हम पानी नहीं भी बहुत ज़्यादा पिएंगे, और यही वजह है कि फिर वो जो 2-3 दिन का एक डिले आ जाता है मरीज़ का हस्पताल पहुंचने में, उससे उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि जो पहला काम आपने इस ट्रीटमेंट में करना है वो रीहाइड्रेशन करनी है पेशेंट के। जितने भी वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होते हैं इनके अंदर जो मेन इलाज है वो रीहाइड्रेशन है, चाहे वो आप घर पे ORS से करें अगर पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, या आप अस्पताल में एडमिट करके ड्रिप्स के ज़रिए कीजिए। ये एक मेन ट्रीटमेंट है जो हमने समझना है। एंटीबायोटिक्स का डिसीजन लेना ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। वो अगर समझता है कि एंटीबायोटिक्स वाला डायरिया है जो रिस्पॉन्ड कर जाएगा तो फिर आई थिंक एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। मैं जाहिद साहब एक छोटे से वक्फे की तरफ चलता हूँ। वक्फे के बाद मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि पानी को साफ़ करने के कौन से आसान और सस्ते तरीके अवेलेबल हैं जो कि देहातों में या हमारे पॉवर्टी एरियाज़ में लोग जो हैं उनको प्रैक्टिस करें और इन गैस्ट्रो जैसी बीमारियों से बआसानी बचें। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, मैं एक वक्फे के बाद दोबारा अपने मेहमानों के पास आऊँगा। नाज़रीन प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक से आपको गैस्ट्रो जैसी बीमारियाँ और गर्मी की शिद्दत से बचने के तरीके अपने स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट से अहम सवालात करके बता रहे हैं। तो मैं डॉक्टर जाहिद परवेज़ आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आप ने जब आप डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब थे तो आपने गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराए थे कि किस तरीके से हम अपने शहरियों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और उसमें आपने बड़ा एम्फेसाइज़ किया था कि प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी बीमारी हो, जिस तरह प्रोफेसर राजा साहब ने बताया कि हाथों की सफाई, साफ़ खुराक खाना, आप गैस्ट्रो से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हाइट क्रिएट हो जाती है कि गैस्ट्रो जैसी बीमारी हुई, CNN तक खबर पहुँच गई, आलमी अदारा सेहत के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेफ्टी मेजर्स का फ़ौरन ऑर्डर कर दिया। अब क्या सेफ्टी मेजर्स थे ये किसी को नहीं पता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर हम बताना शुरू कर दें आवाम को बीमारियों से बचने के तरीके, तो मेरा ख्याल है कि हमारी आधी कौम सेहतयाब हो सकती है। आपने पोलियो पे बड़े आसान तरीके से कंट्रोल किया। आप मुझे साफ़ पानी का कोई आसान तरीका बताएं कि किस तरीके से हमारे गरीब लोग साफ़ पानी हासिल कर सकते हैं। हर कोई शख्स 30 रुपए की बोतल नहीं ख़रीद सकता। लेकिन जी इसके दो हिस्से हैं। एक तो पर्सनल कैपेसिटी में हर इंसान और हर इंडिविजुअल जो है उसको चाहिए कि वो अपने लिए साफ़ पानी का बंदोबस्त इस तरह करे विद इन द रिसोर्सेस। जिस तरह प्रोफेसर राजा ने भी बताया कि पानी को सबसे इकोनॉमिकल और आसान तरीका है कि पानी को उबाल के पिया जाए। अगर पानी किसी किस्म का भी हो उसको उबाल लिया जाए, या आज के दौर में अगर आप पानी को आधा घंटा बाहर धूप में रख दें तो उसका टेम्परेचर भी उबले हुए पानी के बराबर ही हो जाता है, और उसके बाद इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा हमारा देहातों में लोग पानी में फटकरी डालते हैं और उससे भी पानी में जो है वो सारी जो उसमें कीमियाई मादे होते हैं या दूसरी बैक्टीरियाज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और पानी इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। इसी तरह जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने घरों में फ़िल्टर लगाए हुए हैं, वो फ़िल्टर यूज़ करें और उससे पानी अपना इस्तेमाल करें। चूँकि आजकल बहुत सी जगहों पे पानी के जो पानी लाने वाले पाइप्स हैं वो डस्टी हो चुके हैं, उनमें लोहे की नालियाँ पड़ी हुई हैं जिनमें और वो पानी की रंगत भी बदली होती है। तो सबको चाहिए कि पानी को इस्तेमाल से पहले देख लिया जाए। दूसरा, कम्युनिटी लेवल पे जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट या लोकल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है कि बड़ी बड़ी टैंकियाँ जो हैं जिनसे पानी सप्लाई होता है उनकी क्लोरीनेशन की जाए। और ये एक बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि जो क्लोरीनेशन है वो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो तमाम टैंक्स की जिनमें से पानी सप्लाई होता है उनकी क्लोरीनेशन करते हैं, और उसके लिए एक मखसूस टाइम होता है। 2 महीने के बाद हर बड़े टैंक की क्लोरीनेशन होती है जिससे पानी साफ़ हो जाता है और कसाफ़तों से दूर हो जाता है। इससे बड़ी बात यह है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उनको उनकी सेहत के बारे में और साफ़ पानी के बारे में कि साफ़ पानी
कितना अहम है, इससे कितनी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो फैलती हैं, जिनमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टाइफाइड है, कॉलरा है और डायरिया की जो हेपेटाइटिस ए है, ई है, वो सारी चीज़ें जो साहब, है ये तमाम बीमारियां जो हैं हमारे इर्द गिर्द जो आलूदगी है, माहौलियाती आलूदगी, उससे ये जरासीम वहाँ पे जन्म देते हैं। और हमारे अवाम भी जो है वो प्रिकॉशन नहीं करती कि अगर घर का वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट जिसको आप कहते हैं, उसको शॉपर के अंदर बंद करके उसका डिस्पोजल करें। वो खुला कूड़ा फेंक देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, ये स्क्रीन पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं जो कि मैं इस गाड़ी के पीछे सुबह कोई 10 मिनट मैंने अपनी कार ड्राइव की है। आप इसमें ज़ाहिर सा मैं आपको भी इसमें लूँगा। ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जिनका ट्रक जो है ऊपर एक बहुत बड़े डस्टबिन में खुला कूड़ा लेके, कोई वेस्ट लेके कहीं दूर छोड़ने जा रहा है। जहाँ जंप आता था इसके ऊपर से कूड़ा, गंद, पत्ते, कागज़ और सारे बाहर उड़ते थे। और वो पीछे मोटरसाइकिलिस्ट आने वाले, वो आप उसमें मोटरसाइकिल भी देख रहे हैं जिसमें 2 नौजवान बैठे हैं, उनके सीधा मुंह के ऊपर कूड़ा फेंका जा रहा था। मैं वीडियो क्लिप्स इसका नहीं बना सका। अगर मैं वीडियो क्लिप्स बनाता तो आपको बहुत इसका क्लियर जो है नज़ारा आना था कि किस तरीके से हमारे मुल्क में माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है। जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सख्त रूल हैं, और ये जो भी गाड़ी वाला है उसने गफलत का मुजाहरा किया है। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो गाड़ी है इसको कवर करके, बंद करके वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाए। इसके लिए हॉस्पिटल वेस्ट के और दूसरी जनरल वेस्ट है उसके लिए बड़े रूल इम्प्लीमेंटेड हैं और उनके मुताबिक सब लोग करते हैं। मेरा ख़्याल है कि जो बीच में गैप आया है, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया था और अब वो दोबारा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस हुकूमत के आने के बाद आई है, तो मेरा ख्याल ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर इस किस्म के SOPs हैं और ऐसी कंपनी है तो उसका तो टर्मिनेट ही होना चाहिए, जहाँ पे कि कूड़े के ऊपर कोई उसे कवर नहीं किया गया और गाड़ी जहाँ जंप पड़ रहा है तो वो कूड़ा सारा सड़क के ऊपर गिर रहा है। और ये लाहौर की मेयर साहब, हमारे पास टाइम की कमी है। सिर्फ मुझे ये गंदी आबो हवा से एक तो पेट के अमराज फैलते हैं और हमारे जिस्म का कौन सा उस जो है वो इफ़ेक्ट होता है। देखें जी, इससे सांस की बीमारियां बड़ी कॉमन है। जिस तरह आपने कहा वेस्ट है, तो ये वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली हम इनहेल भी करते हैं और हमारे सांस, और फिर हमने समझना है कि ये जितने भी वेस्ट्स होते हैं इसमें क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी जो कि लॉन्ग रन में आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। जैसे जाहिद साहब ने कहा कि जो लोहे की पाइपें हैं उसके साथ बहुत सारे लोगों के अंदर हैवी मेटल पॉइजनिंग हम देखते हैं, एनीमिया देखते हैं। और जब वो हमारे पास आते हैं, उनसे हिस्ट्री पूछते हैं तो हमें पता लगता है जी खून की कमी होगी और उसकी वजह यही थी कि उसमें से लेड आ रहा था। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, किडनीज़ को करती हैं, लंग्स को करती हैं, जिस्म के। एक चीज़ सिर्फ मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा बात के, जो जैसे हमने शुरू में हीट स्ट्रोक के बारे में बात की। हीट स्ट्रोक में कॉन्सेप्ट ये है कि जब मरीज़ को इस तरह एकदम नींद बेहोशी होगी तो आप उसको ठंडे पानी से आपने मरीज़ को कभी नहीं उसके ऊपर पानी फेंकना। अगर आप बहुत ठंडा पानी फेंकेंगे उसका जो अपना थर्मोस्टेट सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। आम सादा पानी पंखे के नीचे मरीज़ को लिटा के उसके ऊपर जितना मर्ज़ी पानी फेंकें, साफ़ सादा पानी हो, उससे वो वेपोरेशन वाला प्रोसेस जो बॉडी कर रही होती है वो वही आप उसको एक मसनूई तरीके से कर रहे होते हैं कि आप उसको हीट को वहाँ से जिस्म से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर यासर राजा शहबाद का। आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, आपने बड़े मुफीद मशवरे हमारे नाज़रीन को दिए। डॉक्टर जाहिद परवेज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारे और कैपिटल क्लिनिक और कैपिटल TV के बताए हुए इंसानी सेहत के उसूलों पर अमल करें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा ज़रूर मुझे ईमेल करें और टॉपिक भी लिख के भेजें। हम वही बीमारी के एक्सपर्ट भी बुलाएंगे और उससे बचने के तरीके भी आपको बताएंगे। खुदा हाफिज़।